हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी। बच्चों, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड वेरी डिफिकल्ट, दैट इज जेनसेंस इनइक्वालिटी। और जेनसेंस इनइक्वालिटी को समझने के लिए हमें पहले कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी थॉरली डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक और आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग जेनसेन इनइक्वालिटी, राइट? तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द सेशन। बट यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू आर अपडेटेड विद ऑल माय अपकमिंग सेशंस, राइट? तो in order to understand Jensen's inequality, सबसे पहले we have to understand the difference between a convex and a concave function, right? And we'll be studying this concept through graphical approach, ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं, अपन एक ग्राफ कंसिडर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया fx एंड आई हैव प्लॉटेड इट अगेंस्ट x, और फंक्शन का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आ रहा है, राइट? एक और फंक्शन लिया मैंने fx एंड आई हैव प्लॉटेड इट अगेंस्ट x एंड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज लाइक दिस, ठीक? नाउ लेट अस टेक 2 पॉइंट्स, दिस इज x1 एंड लेट दिस पॉइंट बी x2 corresponding to value x1, the value of the function is fx1, and यहां पर you get the value as fx2, ठीक है ना? अब x1 एंड x2 के बीच में हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, और यहां पर मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर वेरिएबल मेरा x1 प्लस x2 बाई 2 है, मतलब आई एम टेकिंग द मिड पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है ये कि x1 प्लस x2 बाई 2 ही हो, बट सिंस वी हैव टू प्रूव इट लेटर ऑन, वी हैव टू डिड्यूस जेनसेंस इनइक्वालिटी एज वेल, तो मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, ठीक? अब एक काम करते हैं अपन, लेट अस ज्वाइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक? अब ध्यान से एक बात समझिए, मैंने कर्व पे जो पॉइंट लिया था, इसी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मेरा लाइन, ये जो मेरी नई लाइन है जो मैंने पॉइंट x1 और x2 को ज्वाइन करके बनाई है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, उसके करेस्पॉन्डिंग भी एक पॉइंट आना चाहिए, राइट? नाउ सी, इफ दिस इज fx1, दिस इज fx2, कैन आई से कि ये fx1 और fx2 का मिड पॉइंट है? देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो आई एम श्योर दैट इट विल गिव मी fx1 प्लस fx2 बाई 2 देगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये लाइन, जिसको मैं चलो नाम दे देता हूं AB, ये लाइन मैंने कैसे डिड्यूस की? सो गाइज, दिस लाइन AB इज अ रिजल्ट ऑफ द लीनियर इंटरपोलेशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कर्व। ये जो कर्व का पार्ट है, इसको लीनियरली इंटरपोलेट करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है AB, ठीक? बात बिल्कुल समझ में आ रही है? अब फिगर को देख के मैं एक चीज तो 100% डिड्यूस कर सकता हूं, वो क्या है? दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज, देखिए इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? ये इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होगी f x1 प्लस x2 बाई 2। इस कर्व के शेप को देख के आई कैन बी प्रिटी श्योर अबाउट वन थिंग, दैट fx1 प्लस fx2 divided by 2 is 100% greater than or equal to fx1 plus x2 by 2। मतलब इस लीनियर इंटरपोलेशन के रिजल्ट से मेरे को जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है वो इस कर्व के ऊपर है, मेरे को सीधे सीधे ग्राफ ये चीज डिड्यूस करके दे रहा है। अच्छा, इस रिजल्ट को मैं थोड़ा और मैनिपुलेट कर देता हूं, एंड लेट मी राइट इट दिस वे, हाफ fx1 प्लस हाफ fx2 is 100% greater than f of x1 by 2 plus x2 by 2। लिख सकता हूं, सिंपल मैथ्स है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज ऑफ नाउ, राइट? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, देखो
मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो वेरिएबल ले लेता हूं, मैं इनफैक्ट एक वेरिएबल ले लेता हूं लैम्डा, जिसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड, देख लो क्लोज्ड ब्रेसेस लगे हुए हैं। इफ यू नो बेसिक मैथ्स सेट थ्योरी तो यू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दिस ब्रैकेट। ठीक, अब लैम्डा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मैं क्या करूं, अगर मैं इसको लैम्डा बोल दूं, भाई ये 1/2 है, ये भी तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, अगर मैं इसको लैम्डा बोल दूं बच्चों, तो ये 1 माइनस लैम्डा लिखा है। अब मैंने कन्वीनियंटली आपको बोला था दैट आई हैव टेकन दिस पॉइंट एज x1 प्लस x2/2। आप 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, आप अगर बोल दो कि सर ये 1/3 है, तो ये ऑटोमेटिकली 2/3 हो जाएगा। अब भी ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, देखो अगर मैं बोल दूं कि मैंने यहां पर ये जो 1/2 था, इसकी जगह मैंने 1/3 कर दिया, तो यार ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/3, 2/3 हो जाएगी। तो जनरलाइज्ड केस में कैन आई राइट इट लाइक दैट, आई कैन राइट इट एज लैम्डा f(x1) प्लस 1 माइनस लैम्डा f(x2) is greater than equal to f of lambda x1 plus 1 minus lambda x2। लिख सकता हूं बच्चों, बहुत सिंपल है, and you'll be amazed to know that this is the basic definition of a convex function। ये है आपका कॉन्वेक्स फंक्शन का डेफिनेशन। मैंने कुछ भी आपको रटने को नहीं बोला, ना ही मैंने आपको बोला कि ये इक्वेशन याद कर लो। आई हैव मैथमेटिकली हेल्प्ड यू टू ड्रॉ दिस कंक्लूजन। आई बात समझ में? अच्छा, नाउ दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉन्वेक्स फंक्शन, राइट। अगर मेरी इक्वालिटी यहां पर रिवर्स हो जाए, अगर मैं बोलूं लैम्डा f(x1) प्लस 1 माइनस लैम्डा f(x2) is less than equal to f of lambda x1 plus 1 minus lambda x2, तो क्या ये कॉनकेव फंक्शन बन जाएगा? आई गेस यस। अब आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, अब ये कॉनकेव फंक्शन बन गया। अब यहां पर मैं एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाऊंगा, इसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट पे बच्चों अगर मैं टेंजेंट बना दूं, ये होगा टेंजेंट, होगा। नाउ टेंजेंट, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, टेंजेंट will always lie above AB, देख रहे हो, सॉरी will lie above नहीं, इसको बिलो कर दो, will lie below AB, राइट। इज द लॉजिक क्लियर? यहां पर जो टेंजेंट आपने ये बनाया है, ये इस लाइन AB के नीचे ही लाई करेगा हमेशा। तो अगर आपको एक ग्राफ दिया है और आपसे पूछ रहा है किसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्वेक्स बिहेव कर रहा है या कॉनकेव बिहेव कर रहा है, तो कुछ नहीं, जो जिस इंटरवल में आपको कॉन्वेक्सिटी या कॉनकेविटी चेक करना है, उस इंटरवल्स को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। जिस पॉइंट पे पूछ रहा है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। अगर टेंजेंट उस स्ट्रेट लाइन के नीचे है तो 100% फंक्शन इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। नाउ वन मोर थिंग, आप मेरे को बताओ, ऑल ऑफ यू नो बेसिक मैथ्स, क्या यहां पर स्लोप इंक्रीज कर रही है? देखो, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स अस द स्लोप, यस, टेंजेंट at any point gives us the slope। अब कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए देखो बच्चों, फॉर अ कॉन्वेक्स फंक्शन द स्लोप इज इंक्रीजिंग, क्लियर है? द स्लोप इज इंक्रीजिंग, आपको क्लियरली दिख रहा है द स्लोप इज इंक्रीजिंग। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो क्या सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा नॉन नेगेटिव नहीं होगा? जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में और आपकी फेवरेट बुक्स में लिखा हुआ है, सेकेंड डेरिवेटिव इज नॉन नेगेटिव। दिस इज नो रॉकेट साइंस, सिंपल मैथ्स। सेकेंड डेरिवेटिव इज
नॉन नेगेटिव। आ गई बात समझ में? यस, इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव फंक्शन का डिफरेंस समझ में आ गया। कॉनकेव फंक्शन ऐसा हो गया, कॉन्वेक्स फंक्शन ऐसा हो गया। एंड यस, इफ fx is convex, माइनस f of x will be concave। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि आप कर्व को पूरा पूरा रिवर्स कर दोगे। जरा कॉनकेव फंक्शन की बात देखो, यहां पर अगेन एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। अब आपको दिख रहा है दैट टेंजेंट इज लाइंग अबव द लाइन ए बी। हो गया कॉनकेव फंक्शन। तो सबसे पहली चीज आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स फंक्शन समझना बहुत जरूरी है, तभी आप जेनसेंस इनइक्वालिटी समझ सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर क्या कोई फंक्शन नाइदर कॉनकेव नॉर कॉन्वेक्स हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। दिस इज एक्स, दिस इज एफ एक्स, दिस इज माई ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैं आपको बोलूं कि यू हैव टू चेक द कॉन्वेक्सिटी एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, बन गया टेंजेंट। अब फंक्शन ना ऊपर लाई, टेंजेंट ना ऊपर लाई कर रहा है ना नीचे लाई कर रहा है, तो ये दिस इज बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दिस इज बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, नाइदर नहीं, बोथ। एक और ग्राफ आपको दिखाता हूं, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एक्स, ये है मेरा ग्राफ, ये। अब आपको बोलूं कि यू हैव टू चेक इफ द फंक्शन इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब जरा ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये मैंने मान लो कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस इंटरवल में देखो, राइट, और इस इंटरवल में देखो, किसी इंटरवल में टेंजेंट ऊपर लाई करेगा, किसी इंटरवल में टेंजेंट नीचे लाई करेगा, तो इट कैन बी नाइदर कॉनकेव नॉर कॉन्वेक्स। तो ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है वो किसी इंटरवल में कॉन्वेक्स हो, किसी इंटरवल में कॉनकेव हो। इसीलिए व्हेनेवर यू आर आस्क्ड कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी, आपको हमेशा एक इंटरवल दिया होगा। फ्यू इयर्स बैक एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर क्या अलग अलग इंटरवल में ये चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा बेटा। अगर आपने कंसर्न्ड इंटरवल चेंज किया तो फंक्शन कॉन्वेक्स या कॉनकेव नेचर चेंज कर सकता है। इसीलिए आप जरा ध्यान से देखो, हमने जनरलाइज कर दिया है, हमने लैम्डा का इंटरवल फिक्स कर दिया। अगर मैं लैम्डा का इंटरवल फिक्स ना करता तो मैं ये इक्वेशन कभी ना लिख पाता। बात समझ में आ रही है बच्चों? राइट, चलो अब हम लोग आते हैं जेनसेंस इनइक्वालिटी पे। देखिए बच्चों, जेनसेंस इनइक्वालिटी का सबसे पहले तो एक्सप्रेशन देखते हैं। जेनसेंस इनइक्वालिटी सेज, जस्ट अ सेकेंड, यस, जेनसेंस इनइक्वालिटी सेज दैट एक्सपेक्टेशन, हम लोगों ने फंक्शन को एफ एक्स बोला हुआ है ना, यस, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स, राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ expectation of x, right? This is our Jensen's inequality for convex functions, right? For convex function, ठीक। अब हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे और ये बहुत इजी है। बहुत से बच्चों को, देखिए आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में यू डायरेक्टली गेट अ क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव जेनसेंस इनइक्वालिटी। इफ यू आर एन एकेटीयू स्टूडेंट या आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो एंड यू आर स्टडीइंग इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव जेनसेंस इनइक्वालिटी। तो बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो रट भी नहीं पाओगे, ठीक। तो चलो, अब अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो यू आर डन विथ प्रोबेबिलिटी। सो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जानता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी जानते हो, 1 टू के एक्स ऑफ के इंटू पी एक्स ऑफ के, राइट, आई, सॉरी इसको आई कर लो, जस्ट सेकेंड, आई कर लेते हैं।
x ऑफ i p ऑफ एक्स वाई, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक, अच्छा मान लेते हैं x इज अ रैंडम वेरिएबल, राइट, और एक्स आई कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, इट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, राइट, और इन वैल्यूज की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी मैं क्या बोल देता हूं, पी एक्स आई, मतलब पी एक्स वन, पी एक्स टू अप टू पी एक्स एन। ठीक, वेरी सिंपल, बेसिक प्रोबेबिलिटी है, आप डिजिटल कम्युनिकेशन में भी पढ़ चुके हो। नाउ इस एक्सप्रेशन को अगर मैं एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला रख के पुट करूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू k, ठीक, दिस विल बी एफ ऑफ एक्स आई, भाई ये मेरा फंक्शन है तो एक्स आई की जगह एफ ऑफ एक्स आई लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, राइट, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की जगह बच्चों में क्या लिखूंगा, अगेन आई इज इक्वल टू 1 टू k, आई विल बी राइटिंग एफ ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई। क्या मुझे यही प्रूफ करना है, अगर आप ध्यान से देखो तो जेनसेन इनइक्वालिटी अगर मुझे प्रूफ करनी है तो मुझे यही एक्सप्रेशन तो प्रूफ करना है, मैंने किया कुछ नहीं, मैंने केवल ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला समझ लिया। ठीक, अच्छा अब अपन प्रूफ कैसे करेंगे, वील बी प्रूविंग इट थ्रू इंडक्शन मेथड। नाउ व्हाट इज इंडक्शन मेथड, वैसे तो आपने क्लास 11th मैथ्स में पढ़ा है मैथमेटिकल इंडक्शन, बट अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। वी चेक द करेक्टनेस फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2, दो वैल्यूज के लिए मैं करेक्ट चेक करता हूं कि मेरा एक्सप्रेशन ट्रू है कि नहीं, है ना, बात समझ में आ रही है, इन दो वैल्यूज के लिए मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा एक्सप्रेशन ट्रू है, और k-1 के लिए आई विल अज्यूम इट इज ट्रू, अज्यूम इट इज ट्रू, और फिर मैं kth वैल्यू के लिए निकाल लेता हूं, दिस इज द बेसिक रूल। तो बच्चों सबसे पहले मैं अगर n इज इक्वल टू 1 की बात करूं, n इज इक्वल टू 1 की बात करनी है मेरे को, ध्यान रखिएगा, n इज इसको ये मैं देखिए मैंने यहां पर n पॉइंट्स लिए थे तो आप इसको n कर लो, ठीक है ना, इसको n कर लो, तो अगर n इज इक्वल टू 1 लूंगा इसका मतलब मैं पहला डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूं, पहली प्रोबेबिलिटी। अच्छा आप एक बात बताओ, n इज इक्वल टू 1 के लिए जब i 1 वैल्यू लेगा तो मेरे पास एक ही तो सैंपल पॉइंट है, अगर एक ही सैंपल पॉइंट है तो उस सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होनी चाहिए। जब मेरे पूरे सैंपल स्पेस में एक ही पॉइंट है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, राइट, तो ये चीज 1 हो गई, ये चीज भी 1 हो गई, बात समझ में आ रही है, और ये मेरे को क्या मिल जाएगा, fx1 इज इक्वल टू fx1 मिल जाएगा, विच इज ट्रू, ये सही है, मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है ये सही है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए आई हैव प्रूव्ड, n इज इक्वल टू 2 के लिए अगर मेरे को प्रूव करना हो तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, देखिए fx1 px1 प्लस fx2 px2 is greater than equal to g of x1 px1 प्लस x2 px2, यही तो प्रूव करना है मेरे को। यहां से देखो भाई n इज इक्वल टू 2 का मतलब एक बार भाई ये दिस इज i, तो fx1 p1 प्लस fx2 p2, है ना, बात समझ में आ रही है, यस, इसको f लगा लो यहां पे, f है ना। अच्छा आप मेरे को बताओ क्या ये कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, ये तो कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन है, चेक करो अभी प्रूफ करके आए, सी ये तो कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन है, तो ये भी ट्रू हो गया, इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन तब तो ये भी ट्रू हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, यस, इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट। अब अपन क्या करते हैं, इस वाले टर्म को उठाते हैं, जस्ट सी व्हाट वी आर डूइंग नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने क्या किया, मैंने i इज इक्वल टू 1 से n एफ एक्स आई पी एक्स आई इसको उठा लिया और इसको एक्सपैंड करना शुरू किया। ठीक है ना, कैसे एक्सपैंड किया, एफ एक्स वन पी एक्स वन प्लस एफ एक्स टू पी एक्स टू प्लस एफ एक्स के माइनस वन पी एक्स के माइनस वन प्लस, या इसको n कर लो आप चाहो तो, n कर लो, आप प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो, n कर लो, प्लस एफ एक्स एन इंटू पी एक्स एन। मेरे पास इतना ही पॉइंट थे, बात समझ में आई। मतलब मैंने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को n माइनस वन प्लस एन यहां तक तोड़ दिया। अब केवल इतनी बात देखनी है हमें, इतनी बात, n माइनस वन, ये n माइनस वन वाला पार्ट है, ये n माइनस वन क्या है, ये n माइनस वन यही है, दिस इज व्हाट n माइनस वन। इसके लिए मेरे को ट्रू प्रूफ करना था। ठीक, चलो बहुत ध्यान से देखना, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है ना, जस्ट सी द लॉजिक व्हाट वी आर डूइंग। मैं केवल ये वाला पोर्शन फिर से लिख रहा हूं, लेट मी जस्ट चेंज द पेन ताकि आपको बेटर समझ में आए। मैं लिख रहा हूं एफ एक्स वन पी एक्स वन प्लस एफ एक्स टू पी एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस एफ एक्स एन माइनस वन पी एक्स एन माइनस वन प्लस एफ एक्स एन पी एक्स एन लिख सकता हूं। अब यहां पर देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं वन माइनस पी एक्स वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वन माइनस पी एक्स वन से डिवाइड कर रहा हूं, और बाकी टर्म मैंने ऐसा ही लिख दिया, एफ एक्स वन पी एक्स वन। बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी लोकल बुक में ये मेथड नहीं है। वन माइनस पी एक्स टू कर सकता हूं, अगर मैं किसी एक ही टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसी टर्म से डिवाइड कर दूं तो मेरे फंक्शन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं कब तक कर रहा हूं, ये मैं यहां तक कर रहा हूं, सिर्फ इसको टच नहीं कर रहा, लास्ट वैल्यू को मैं टच नहीं कर रहा। ठीक है ना, वन माइनस पी एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस पी एक्स एन माइनस वन इंटू एफ एक्स एन माइनस वन इंटू पी एक्स एन माइनस वन। ठीक, इसको मैंने टच नहीं किया, इसको एज इट इज यहां पर कॉपी कर दो। वेरी वेरी क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज देखेंगे, हर हर टर्म में, ये देखो, ये टर्म देखो, यहां पर बच्चों ये टर्म देखो, यहां पे प्यारे बच्चों ये टर्म देखो, देख रहे हो आप। अब मैं इसको एक नए फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलो मैं यही लिखता हूं, मैं इसको लिख रहा हूं वन माइनस पी एन माइनस वन को मैं के बोल रहा हूं, ठीक है ना, जो मैंने वहां लिखा था एन माइनस वन को मैं के बोल देता हूं। ठीक, तो ये हो गया वन माइनस पी के, लिख सकता हूं वन माइनस पी के, इसको i इज इक्वल टू वन से लेके k माइनस वन लिख दूं, इसको लिख दूं p i डैश, एक नया प्रोबेबिलिटी का टर्म मैंने लिख दिया, और इसको लिख दिया f x i। ठीक, मैंने p i डैश नया टर्म लिख दिया। अब मैं इस टर्म का वैल्यू आपको दिखाता हूं क्या है, इट्स वेरी सिंपल। देखो p1 प्लस p2 प्लस pk माइनस वन प्लस pk, इसकी वैल्यू 1 आएगी, बिल्कुल से समझ में आ रही है, आएगी। यस, आई गेस इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, बिकॉज दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो आप खुद सोचो, यहां तक की वैल्यू को ही मैंने p डैश लिखा हुआ है, p डैश को मैं पी आई इंटू वन माइनस पी आई लिख सकता हूं। यस, अगर मैं ये चीज यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं बच्चों, लेट मी जस्ट गेट बैक टू द ओरिजिनल इंक नाउ। अगर मैं ये चीज यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी जो पूरा समेशन है, दिस एंटायर समेशन,
this entire summation. I'm giving it a new nomenclature. Can I write it as 1 minus pk I is equal to 1 to k minus 1 pi dash f of xi प्लस एफ ऑफ एक्स के इंटू पी के लिख सकता हूं. अब जरा वापस से आप आइए अपनी इस इक्वेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट. n इज इक्वल टू 2, f1x1 प्लस f2x2 इज, इसको f कर दो, इसको f कर दो, f1x1 प्लस f2x2 इज f ऑफ x1 p1. तो क्या अपन इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं f ऑफ क्या p एक्स के इंटू एफ एक्स के प्लस 1 माइनस पी के समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के माइनस 1 पी आई डैश इंटू एफ ऑफ एक्स आई लिख सकता हूं. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, एफ ऑफ अंदर मैंने क्या लिखा है, ये के माइनस 1 तक का टर्म है, ये केथ टर्म है, और मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक्चुअली में तो समेशन पी एक्स आई इंटू एफ एक्स आई ही कर रहा हूं. मैं बस इसको के माइनस 1 और के तक तोड़ दे रहा हूं, है ना. अब ये क्या लिखा है, क्या ये एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं लिखी है बच्चों, क्या ये एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं लिखी है, यही तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू. अब यहां पर मैं साइन कौन सा लगा के चल रहा था, देखो यहां पर बीच में ग्रेटर देन का साइन था, यहां पर ग्रेटर देन का साइन ही होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स. क्या यही जेनसेंस इनइक्वालिटी नहीं है? दिस इज हाउ वी प्रूव जेनसेंस इनइक्वालिटी. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, राइट. तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. इसके बाद वील बी, हमारे एक स्टूडेंट हैं तिवारी जी, उन्होंने मेरे को एक शीट भेजा है जिसके अकॉर्डिंग व्हाट आई हैव टू डू इज, लेट मी जस्ट टेल यू, आई गेस इसके बाद मेरे को लॉग सम इनइक्वालिटी पढ़ाना है जी. तो द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस सेशन वुड बी, it is going to be log sum inequality, right? Then data processing inequality, sufficient statics and Fano's inequality मैं पढ़ा चुका हूं, आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, right? चलो, thank you very much, and yes, please subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Share the video with your friends. Thank you very 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 much. Thank you.